बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम साइंस से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला नंबर से, ठीक है। तो केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव, रसधनिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें उपस्थित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें हरित लवक पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक और फिर क्लोरोप्लास्ट दोनों सेम है, ठीक है। तो ये भी पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है आपका जड़ में पाया जाता है, वायवीय तन में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, भूमिगत तन में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर सी। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हरी पत्तियाँ, ठीक है। हरी पत्तियाँ में पाया जाता है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपका आपका ऑप्शन है केंद्रक, तारककाय, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका का जो नाम है वो किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। और कब दिया था? तो 1665 में दिया था, ठीक है। 1665 में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अमीबा होगा, जीवाणु होगा, लाल रक्त कणिका होगा यानी कि आरबीसी, और डी माइक्रोप्लाज्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, डी हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गिरा किसे कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी का है, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आपका ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना पाई जाती है, और जो खाली संरचना पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, और डी में है केंद्रक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्तिका। रिक्तिका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो सजीव में जो होता है आनुवांशिक गुण का आदान प्रदान किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, जीन, और ऑप्शन नंबर डी में है कोशिका द्रव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन, ठीक है। जीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? तो किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है?
चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अल्कोहल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कौन सी प्रतिजीवी की खोज की गई थी? तो कौन सी प्रतिजीवी का सबसे पहले खोज किया गया था? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंडारण, पास्चुरीकरण, संक्रमण, किण्वन। तो आपका किण्वन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? तो डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? मादा एंडीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, घरेलू मक्खी है, और फिर डी में कॉकरोच। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा मादा एंडीज मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज निम्न में से किसने की है? तो किसने किया है पेनिसिलिन का खोज? एडवर्ड जेनर ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, लुई पास्चर ने किया है, और रॉबर्ट कोच ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया है। किण्वन की खोज किसने किया है? तो किण्वन की जो खोज है, ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, और डी में रॉबर्ट कोच। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा लुई पास्चर। किसने किया है? लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम चेके चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, और डी में है रॉबर्ट कोच। तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो एंटीबायोटिक, क्लेमांडोस, मोल्डिंग, लैक्टोबेसिलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबेसिलस। ठीक है, पोलियो निम्न में से किससे होने वाला रोग है? तो पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वायरस से होता है। ठीक है, किससे होता है? किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, वायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? तो आपका ऑप्शन है मकड़ी, मादा एनाफ्लीज मच्छर, घरेलू मक्खी है, इनमें से कोई नहीं है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है गिलोय, सिनकोना, सहजन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा गिलोय। गिलोय के पत्ते का प्रयोग किया जाता है मलेरिया और डेंगू के उपचार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पैकेटों, थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण, पाश्चुरीकरण, संक्रमण, किण्वन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पाश्चुरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, और फिर नाइट्रीकरण, और डी में है अमोनीकरण। तो 28 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है उसको। चलिए आगे की ओर। हाइड्रा में
जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, निषेचन कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, और फिर इनमें से कोई नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहते हैं। ठीक है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसमें द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन विधि द्वारा किसमें जनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो जरायुज का मतलब क्या होता है? जो अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य। ठीक है। बाह्य निषेचन होता है, तो बता बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ माता लिखा गया गलती से, यहाँ मादा होगा। तो मादा के शरीर से बाहर, और नर के शरीर में नर के शरीर से बाहर। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपने जैसे संतान संतान की उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जरायुज कहते हैं। अभी पहले ही पता है आपको। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना दे करके अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे जरायुज बोलते हैं, अंडपरजक बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं अंडपरजक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्त्रियों में होने वाला मानसिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 35 दिन, 14 दिन, और फिर 28 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28 दिन होता है। ठीक है। यौनावस्था प्रारंभ के समय ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है और उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनेलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन मादा हार्मोन है? तो मादा हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, एड्रीनेलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्रोजन। ठीक है। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन भौतिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। प्रश्न 42 में क्या है? तो निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? ठीक है। तो नर और मादा में 22 जोड़े गुणसूत्र समान पाए जाते हैं। एक जोड़ा जो पुरुष का होता है वो अलग पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि नर शिशु का लिंग निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन से घेगा होता है, बोनापन होता है, क्रेटेनिज्म होता है, और फिर मधुमेह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर मधुमेह हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ फसल का एक उदाहरण है? खरीफ मतलब क्या होता है? जो बरसात के दिन में उगाया जाता है, और बरसात के दिनों में उगाया जाता है। उनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गेहूं होगा, आलू होगा, धान होगा, सोयाबीन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। ठीक है। रेशेदार फसल का उदाहरण है, तो रेशेदार फसल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सूर्यमुखी होगा,
कपास होगा, चना होगा, गेहूँ होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कटाई बोलते हैं, ओसाई बोलते हैं, दौनी बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं दौनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? दौनी बोलते हैं इसको। निम्न में से किन पत्तियों में पीड़कनाशी गुण पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पीपल की पत्ती, आम की पत्ती, नीम की पत्ती, बरगद की पत्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम की पत्ती। ठीक है। रबी फसल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं रबी का मतलब क्या होगा? जो गर्मी के दिनों में होता है। ठीक ना? तो कौन सा हो जाएगा? चना हो जाएगा। ठीक है। धान और मक्का बरसात के दिनों में लगाया जाता है। ठीक, वो खरीफ फसल हो जाएगा। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, कटाई कहते हैं, भंडारण कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। ठीक है। इनमें से कौन सा पदार्थ द्वितीयक प्रदूषक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो बहुत बार एग्जाम में प्राथमिक प्रदूषक भी आ सकता है। तो प्राथमिक प्रदूषक का अगर बात बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन दूसरा पूछा है यहाँ तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। विश्व उष्णन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, दोनों होगा। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव क्या है? यानी कि जब अम्ल वर्षा होता है तो किन चीज़ों की बरसात होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा और नाइट्रिक अम्ल भी होगा। ठीक है। ओजोन परत के क्षय होने के क्या कारण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीएनजी, एलपीजी और सीएफसी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसी के कारण क्या होता है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक है। डीडीटी। तो डीडीटी क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है, एक रासायनिक उर्वरक है, एक कीटनाशी है, एक हार्मोन है। तो ये क्या है? ये आपका एक खरपतवारनाशी है। ठीक है। यानी कि जो खेतों में बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फसल के साथ और भी अन्य चीज उग जाते हैं, उसको ये क्या करते हैं? उखाड़ के फेंकते हैं। ठीक है, नष्ट करते हैं। कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह वृद्धि के लिए जिम्मेवार है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर प्रोपीन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? तो लोहा इस्पात की फैक्ट्री कहाँ है? रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में और जमशेदपुर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1971 72, 1972 73, 1973 74, 1975 76। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 1972 73। ठीक। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितना है? 10 है, 20 है, 77 है कि 55 है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 77 है। कितना है? 77 है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 20 है, 19 है, 18 है, 17 है। यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर बी, 19 है। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपकी किताब में दिया है पलामू। ठीक है, लेकिन नवीन भारत में क्या है कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो वो क्या हुआ, लातेहार
अलग जिला उसको काट करके बना दिया गया, तो अब वो लातेहार जिला में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार, ठीक है। दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दालमा किस में स्थित है? तो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रांची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो पलामू, लातेहार, रांची, पूर्वी सिंहभूम। तो ये भी कहाँ है? रांची में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो संरक्षित वन कहाँ स्थित है? तो रांची, लातेहार, गुमला, हजारीबाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार में, ठीक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काट आसानी से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम। एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, कौन सा है? ठीक है, तो सोडियम, सोना, लिथियम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु चमकीला होता है, सो पूछ रहा है तो क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए में है कोयला, बी में है आयोडीन, सी में है सल्फर, डी में है ब्रोमीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन चमकीला होता है, ठीक है। धातु में सामान्यतः किस रंग की होती है? धातु में सामान्यतः किस रंग की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है, ठीक है। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? वह कौन सा धातु है? यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, धातु नहीं, यहाँ अधातु होगा। तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें सुधार कर लेंगे, अधातु कर देंगे यहाँ, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार से होते हैं? तो क्षारीय होता है, ठीक है। और जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? सबसे अधिक अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी है? तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हवा के संपर्क में आने से क्या होता है? आग लग जाता है, ठीक है। चलिए, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? धातु का बात बोल रहे हैं तो धातु में क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, ठीक है। धातु में अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पारा। और वही अगर अधातु का बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। तो अधातु कौन सा? तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। किधर चल जाता है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। 78, निम्न में से कौन सा अधातु कठोर होता है? तो कठोर अधातु कौन सा होता है? कठोर अधातु कौन सा होता है? कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो ये हो जाएगा हीरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? अगर सबसे अच्छी की बात करेगा तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? चांदी होती है, ठीक है। कौन सी होती है सबसे अच्छी चालक का अगर बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसको पीट करके परिवर्तित किया जाता है चादर के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता कहा जाता है, ठीक है। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लचीलापन बोलिए और फिर तन्यता बोलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन के लिए कौन कौन सा शर्त होना चाहिए? तो पदार्थ जो है वो दहन दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सब चीज़ होना चाहिए। ठीक है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा किसका होता है? एलपीजी का। किसका होता है ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा? एलपीजी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दहन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आग लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग आग नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तेल में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है? तो किस अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? यानी कि कौन सा ऐसा है जो खुद ब खुद जल जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन है आपका श्वेत फास्फोरस, लकड़ी का जलना, पटाखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्वेत फास्फोरस। ठीक है। वो खुद ब खुद जल जाता है। ठीक। निम्न में से कौन आदर्श ईंधन के गुण है? तो आदर्श ईंधन के गुण क्या है? सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, अत्यधिक उष्मीयमान होना चाहिए, और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सभी। ठीक है। सभी होना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। चलिए। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन किसे माना जाता है? पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बालू को, और कपड़ा से ढकना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? जलना शुरू कर देता है, उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, ज्वलनशील बोलते हैं, और फिर दहनशील पदार्थ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, रेयन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, पहले से पढ़े हैं या फिर पहले से पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन वो सही मार पाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? बोलता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? ठीक ना। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, सेलुलोज, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से टेफ्लॉन किसका एक उदाहरण है? यानी कि टेफ्लॉन जो है वो किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है प्राकृतिक रेशा का, संश्लेषित रेशा का, प्लास्टिक का, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बेकेलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट किसका उदाहरण है? प्राकृतिक रेशा का, संश्लेषित रेशा का, प्लास्टिक का, और इनमें से कोई नहीं। तो बेकेलाइट भी किसका है? प्लास्टिक का ही है। ठीक है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कोक, कोल गैस, पेट्रोल, बिटुमेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला ऊर्जा, यानी कि कोयला हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इथेन होता है, मीथेन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। तो देखते हैं आजकल कि सीएनजी वाला बहुत ही ज़्यादा रोड में चलने लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, जिससे प्रदूषण भी नहीं होता है और अच्छा होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक। तो विद्युत का कुचालक, तो नींबू का रस, सिरका, नल का पानी, अशुद्ध जल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग होता है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है उसमें ये प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक प्रभाव होगा। ठीक है, चलिए, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए, ठीक ना, किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पुलों पुलों में जो होता है लोहे, उसमें जिंक का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो विद्युत अपघटन बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो किस किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन, क्या हो जाएगा, टीन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, आपका टीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। यहाँ विद्युत लेपन होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग सुधार लेंगे। तो किस धातु का किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी होगा, यहाँ कंघी करने पर बाल बिखर जाता है, इसके लिए कौन बल उत्तरदायी है। तो क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब हम बाल बनाते हैं तो बाल बिखर जाता है। ठीक है, तो किसके कारण से होता है, तो होता है गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल होता है, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल के कारण क्या होता है, बाल बिखर जाता है। ठीक है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो कुएं से पानी खींचना किस प्रकार का बल हो जाएगा, आकर्षण बल होगा, अभिकर्षण बल होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, अभिकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, यानी कि कौन सा बल होता है ऐसा जिसके कारण से कोई भी वस्तु पृथ्वी के बाहर नहीं जा करके पृथ्वी में आकर के गिर जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु क्या होता है, पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है, चुंबकीय बल कहा जाता है, गुरुत्व बल बोला जाता है, या फिर विद्युत वैद्युत बल बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुरुत्व बल बोला जाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है।
तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रदीप्त या दीप्त, आत्मदीप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रदीप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कॉर्निया में बनता है, आइरिस में बनता है, रेटिना में बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? कॉर्निया में बनता है। नहीं, रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। उत्तल लेंस होता है। ठीक है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने के बाद रेटिना पर कितना समय तक इसका प्रभाव रहता है? ठीक है। तो इसका प्रभाव कितना समय के लिए रहता है? तो 1/30 सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड के लिए, और 16 सेकंड के लिए, और 30 सेकंड के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 सेकंड के लिए इसका प्रभाव मस्तिष्क में रहता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितना होता है? सब कोई जानते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? तो ऑप्शन है आपका वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वर्ण विक्षेपण। और श्वेत प्रकाश में क्या होता है? 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, या फिर सभी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह का अगर बात बोलेगा तो कौन सा है? बुध ग्रह सबसे गर्म होगा, क्योंकि वो सबसे नजदीक में है। ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, शुक्र होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति होगा सबसे बड़ा। ठीक है। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 50,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 8,000 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे दूर में जो स्थित ग्रह है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है, या फिर नेपच्यून होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेपच्यून सबसे दूर में है। ठीक। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, फोबोस है, आर्यभट्ट है, या फिर डिमोस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, या फिर तारामंडल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारामंडल हो जाएगा। ठीक है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उपग्रह कहते हैं। ठीक है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ की सतह पर घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण शून्य होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? वहाँ घर्षण कम होता है। ठीक है। कम होने के कारण ही क्या होता है? हम लोग फिसल जाते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बल बोलते हैं, दाब बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घर्षण निर्भर करता है। अब देखो घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, आयतन पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर करता है, वायुमंडल ये दाब पर करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठों की प्रकृति पर करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का SI मात्रक क्या होगा? तो आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत बोलते हैं, शोर बोलते हैं, राहत ध्वनि बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शोर। क्या होगा? शोर बोलते हैं, इसको शोर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव की ध्वनि के लिए श्रव्यता पारस क्या होती है? मानव की ध्वनि के लिए श्रव्यता जो पारस होती है वो क्या कितना होती है? तो 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है, शोर पर निर्भर करता है, प्रकृति या फिर आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, उसको कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करती है तो आवृत्ति कितना होगा? तो हम लोग पहले यहाँ देखें कि जो आवृत्ति होता है वो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। विपरीत आवेश के बीच होता है, तो विपरीत आवेश जो होता है उसके बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है, ठीक है। आकर्षण होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूकंप लेखी, स्फिग्मो मैनोमीटर, रिएक्टर पैमाने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप लेखी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो भूकंप, तड़ित चालक, बाढ़, सुनामी। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या देखा जाता है? तड़ित चालक। क्या देखा जाता है? तड़ित चालक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो ऊंचे ब्रिज के नीचे शरण लेना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सर को हाथों के बीच रखकर बैठ जाना चाहिए, और फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब तड़ित चालक होता है तो हमको क्या करना चाहिए? घुटनों के बल सिमट करके हाथों को सर में रख करके क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कूलों भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो क्यों लगाई जाती है? सुंदरता के लिए, मजबूती के लिए, विद्युत विसर्जन से बचाने के लिए, प्रकाश आवेशित करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे में इसका सबका आंसर दे दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।